डार्क साइकोलॉजी यानी अंध मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क की उन छायाओं को समझने की एक कला है जहां इच्छाएं, लालच, नियंत्रण, छल और मानसिक प्रभाव जैसे तत्व छिपे होते हैं। सामान्य मनोविज्ञान जहां व्यक्ति के व्यवहार और भावनाओं को समझने और सुधारने का प्रयास करता है, वहीं डार्क साइकोलॉजी इन भावनाओं के गहरे अंधेरे पक्षों को पहचानने और कई बार उन्हें नियंत्रित करने या उनसे बचने का मार्ग भी दिखाता है। ये न केवल दूसरों के द्वारा हमारे ऊपर डाले जा रहे मानसिक प्रभाव को उजागर करता है, बल्कि हमें खुद के भीतर छिपी ताकतों एवं कमजोरियों से भी अवगत कराता है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक बात समझना आवश्यक है। डार्क साइकोलॉजी कोई काला जादू नहीं है। यह मनुष्य की वास्तविक और अक्सर अनदेखी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अध्ययन है। शुरुआत करते हैं मूलभूत सिद्धांतों से। हर व्यक्ति के भीतर दो पहलू होते हैं, एक उज्जवल जो प्रेम, करुणा और सहयोग से भरा होता है, और दूसरा अंधकार में जो भय, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित होता है। डार्क साइकोलॉजी इसी दूसरे पहलू को समझने का विज्ञान है। जब हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेंटल मैनिपुलेशन कर रहा है, तो हम उसी अंधकारमय पक्ष की बात कर रहे होते हैं। मानसिक नियंत्रण के कुछ सामान्य रूप हैं: गिल्ट ट्रिपिंग, दोष का बोध कराकर दबाव बनाना; गैसलाइटिंग, किसी की सच्चाई पर सवाल उठाकर उसे भ्रमित करना; लव बम्बिंग, अचानक अधिक प्यार जताकर भावनात्मक जाल में फंसाना; और साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप रहकर मानसिक सजा देना। ये सब तकनीकें मनोवैज्ञानिक शस्त्र हैं जो सामने वाले के दिमाग को झुकाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब यह समझना जरूरी है कि हर मानसिक चाल बुरी नहीं होती। कई बार अभिभावक अपने बच्चों के भले के लिए थोड़े बहुत मानसिक दबाव का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बच्चा गलत संगति में जा रहा हो तो उसे गिल्ट ट्रिपिंग करके सही राह पर लाया जा सकता है। लेकिन जब यही तकनीक किसी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए बार बार और योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करता है, तो यह डार्क मैनिपुलेशन में बदल जाती है। यही वह बिंदु है जहां डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन एक हथियार और एक सुरक्षा कवच दोनों बन सकता है। डार्क साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पर्सनल ग्रेविटी, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार और मनोबल का वह खिंचाव जो दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करता है या किसी जाल में फंसाता है। उदाहरण के लिए, एक करिश्माई नेता, एक चालाक प्रेमी या एक अति महत्वाकांक्षी बॉस, सभी में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है जो उनके प्रभाव क्षेत्र में आने वालों को प्रभावित करता है। यह आकर्षण प्राकृतिक नहीं होता। इसमें लहजे की मिठास, बॉडी लैंग्वेज का नियंत्रण, नजरें टिकाना, मौन का सही प्रयोग और सबसे बढ़कर मनोवैज्ञानिक समय ज्ञान शामिल होता है। डार्क साइकोलॉजी इन्हीं तकनीकों को परत दर परत खोलती है। इसके बाद आता है इमोशनल हाईजैकिंग। यह स्थिति तब आती है जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं पर कब्जा कर लेता है और उन्हें अपने अनुसार मोड़ने लगता है। मान लीजिए कि कोई आपको बार बार ये जताता है कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, और अगर आप थोड़ी भी दूरी बनाते हैं तो वह भावनात्मक टूटन या आत्महत्या की धमकी देने लगता है। ये एक क्लासिक उदाहरण है इमोशन बेस्ड कंट्रोल का। ये प्रेम नहीं होता, यह नियंत्रण होता है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पिंजरा जहां आप खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं सामने वाले की मानसिक स्थिति के लिए। डार्क साइकोलॉजी आपको यह सिखाती है कि ऐसे जाल को कैसे पहचाना जाए और कैसे इससे मुक्त हुआ जाए। डार्क साइकोलॉजी का अगला स्तर है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को समझना, यानी अहंकार की पराकाष्ठा। नार्सिसिस्ट व्यक्ति हर बात में खुद को केंद्र में रखना चाहता है। वो आपकी उपलब्धियों को छोटा करके दिखाएगा, आपकी भावनाओं को तुच्छ कहेगा और अंत में आपको यह यकीन दिला देगा कि आपके जीवन में जो कुछ अच्छा है वह उसी की वजह से है। वह आलोचना सह नहीं सकता, पर स्वयं दूसरों की आलोचना करता है। वो अपनी गलती नहीं मानता और यदि कभी पकड़ में आ भी जाए तो उसे पलटकर इस तरह पेश करता है कि गलती आपकी लगे।
ऐसे लोगों की पहचान और उनसे स्वयं को सुरक्षित रखना भी डार्क साइकोलॉजी का एक अहम विषय है। अब बात करते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस की। ये चेहरे पर अनजाने में उभरने वाले वो संकेत होते हैं जो किसी की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की मूवमेंट, होंठों की हरकत, हाथों का संचालन और शरीर की मुद्रा में सूक्ष्म बदलाव होते हैं। डार्क साइकोलॉजी के माध्यम से इन्हें पढ़ना और समझना सीखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा हो तो वह बार बार अपनी नाक छू सकता है, गले को सहला सकता है या एक विशेष पॉज ले सकता है अपने वाक्य के बीच। ये सभी संकेत एक प्रशिक्षित नजर को झूठ और सच्चाई के बीच का फर्क बता सकते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हमें पता चलता है कि डार्क साइकोलॉजी केवल दूसरों को पहचानने और नियंत्रित करने का तरीका नहीं है, ये खुद को समझने का भी एक जरिया है। सेल्फ एनालिसिस यानी अपने भीतर के अंधेरे को देखना, ये सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी प्रक्रिया है। हर इंसान के भीतर कोई न कोई दबा हुआ गुस्सा, अपूर्ण लालसा या छिपा हुआ डर होता है। कई बार हम अनजाने में दूसरों को मानसिक रूप से चोट पहुंचा देते हैं, ये जाने बगैर कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। डार्क साइकोलॉजी हमें ये आत्मज्ञान देती है कि हम कहाँ असुरक्षित हैं, कहाँ कमजोर हैं और कहाँ हमारे अंदर एक मैनिपुलेटर खुद छिपा बैठा है। अब एक और स्तर आता है पावर डायनामिक्स का। ये समझना कि किसी भी रिश्ते में कौन कितनी शक्ति रखता है और वह शक्ति किस आधार पर मिलती है, प्रेम, भय, जानकारी या जरूरत। एक बॉस, एक प्रेमी, एक माता पिता, एक दोस्त, हर कोई किसी न किसी पल में आप पर मानसिक प्रभाव डाल सकता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कौन किस जगह से हमें प्रभावित कर रहा है, तो हम प्रतिक्रिया विहीन चेतना से काम लेने लगते हैं। यहीं से हमारी मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व है रिवर्स साइकोलॉजी, यानी सामने वाले से वही करवाना जो हम चाहते हैं, लेकिन इस ढंग से पेश करना कि उसे लगे वह उसका अपना निर्णय है। जैसे अगर आप किसी बच्चे से कहते हैं वह तुम ये काम नहीं कर सकते, तो हो सकता है वह उस काम को सिर्फ इसीलिए करने की कोशिश करे क्योंकि आपने उसे चुनौती दी। यही तकनीक विज्ञापन कंपनियां, राजनेता और कई बार रिश्तों में पार्टनर्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये डार्क साइकोलॉजी का उच्च स्तरीय रूप है जो अत्यंत परिपक्वता और गहरी समझ की मांग करता है। अंत में बात करते हैं मेंटल शील्डिंग की, यानी मानसिक सुरक्षा कवच तैयार करना। डार्क साइकोलॉजी का उद्देश्य केवल दूसरों को समझना नहीं है, बल्कि खुद को भी इन मानसिक हमलों से बचाना है। इसके लिए आत्म जागरूकता, भावना प्रबंधन, सही सीमाओं की पहचान और नकारात्मक संबंधों से दूरी बनाना आवश्यक होता है। यदि आप सीख जाते हैं कि कब किसी की आंखों में देखने से बचना है, कब चुप रहकर जीतना है और कब अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से तय करनी है, तो आप मानसिक युद्ध में पहले ही कई कदम आगे होते हैं। जैसे जैसे हम डार्क साइकोलॉजी की गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे हमें यह समझ में आने लगता है कि यह केवल कुछ तकनीकों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पूरी मानसिक रणनीति है जो इंसान के चेतन और अवचेतन मन को अपनी पकड़ में लेने की क्षमता रखती है। अब हम बात करेंगे उन एडवांस्ड तकनीकों की जो मैनिपुलेशन को एक खतरनाक हथियार बना देती हैं और जिनका प्रयोग समाज, रिश्तों, व्यापार, राजनीति और यहाँ तक कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी होता है। सबसे पहले आता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। ये एक ऐसा ढांचा है जो इंसान के बोलचाल, शरीर की गति और मानसिक सोच के पैटर्न को समझकर उस पर नियंत्रण पाने की शक्ति देता है। कोई मैनिपुलेटर जब आपकी भाषा शैली,
पसंदीदा शब्दों और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है और फिर उन्हीं तरीकों से आपसे बात करता है, तो आप अनजाने में उससे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। ये मिररिंग कहलाता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें वैसा ही लगता है जैसा हम खुद को समझते हैं, और यहीं से मानसिक पकड़ की शुरुआत होती है। इसके बाद आता है एंकरिंग, जहां कोई व्यक्ति किसी स्मृति, शब्द या वस्तु से एक खास भावना को जोड़ देता है, ताकि वह जब चाहे उस भावना को आपके भीतर दोबारा जगा सके। अगर कोई व्यक्ति हर बार मदद करते समय एक ही गाना बजाता है या किसी खास वाक्यांश का प्रयोग करता है, तो कुछ समय बाद वह शब्द या ध्वनि आपके मस्तिष्क में सुरक्षा और आभार की भावना से जुड़ जाती है, और वह व्यक्ति जब चाहे उस एंकर को ट्रिगर कर सकता है। फिर आती है ट्रायंगलिंग। ये एक बेहद चालाक तकनीक है जहां मैनिपुलेटर दो लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या का माहौल बनाता है, ताकि वह खुद केंद्र में बना रहे और दोनों पक्ष उससे मान्यता पाने की कोशिश करते रहें। ये व्यवहार प्रेम संबंधों में बहुत देखा गया है, जहां कोई पार्टनर बार बार किसी अन्य व्यक्ति की तारीफ करके अपने मौजूदा साथी को असुरक्षित बना देता है। इसके बाद आती है फियर सीडिंग, यानी भय का बीज बोना और फिर खुद को उस भय से मुक्त करने वाला एकमात्र विकल्प बताना। ये तकनीक राजनेता, सेल्समैन और कई बार आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा भी अपनाई जाती है, जैसे यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो विनाश निश्चित है। अब बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की। इसमें मैनिपुलेटर सीधे आपके पास न जाकर आपके आसपास के लोगों को टारगेट करता है, जैसे आपके मित्र, परिवार या सहकर्मी, और फिर उन्हीं के माध्यम से आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाता है। ये तरीका विशेष रूप से खुफिया एजेंसियों, साइबर अपराधियों और शातिर धोखेबाजों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब इन सबको व्यावहारिक उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए रीता नाम की एक लड़की एक रिलेशनशिप में है, जहां उसका पार्टनर उसे बार बार यह कहता है कि मेरे बिना तुम टूट जाओगी, और जब रीता उससे दूर जाने की कोशिश करती है, वह खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। यह स्थिति केवल इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, बल्कि इमोशनल हाईजैकिंग प्लस फियर सीडिंग प्लस गिल्ट मैनिपुलेशन का मिला जुला रूप है, जिसमें रीता को यह यकीन दिला दिया गया है कि उसकी खुशी और सुरक्षा केवल उसी व्यक्ति पर निर्भर है। यही वह बिंदु है जहां डार्क साइकोलॉजी का ज्ञान एक ढाल की तरह कार्य करता है। यदि रीता को यह समझ होता कि सामने वाला कैसे उसका इमोशनल एंकर बना रहा है और कैसे उसके भीतर सेल्फ वर्थ को लगातार कमजोर किया जा रहा है, तो वह इस जाल को पहचान पाती और खुद को उससे अलग कर पाती। इसी तरह एक ऑफिस में कोई सहकर्मी यदि बार बार आपकी छोटी गलतियों को सबके सामने उजागर करता है, पर आपकी उपलब्धियों पर चुप्पी साधे रहता है, तो वह सटल सैबोटाज कर रहा है, यानी वह आपकी छवि को धीरे धीरे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, बिना प्रत्यक्ष रूप से बुरा दिखे। डार्क साइकोलॉजी में इसे रिप्यूटेशन एरोसन कहा जाता है। इसका मुकाबला तभी किया जा सकता है जब आप शांत रहकर, बिना भावना में बहकर, तथ्यों के साथ प्रतिक्रिया दें और अपने मूल्य को खुद संजोए रखें। इसी क्रम में एक और तकनीक आती है लव विदड्रॉवल, जिसमें कोई व्यक्ति आपको पहले बहुत प्रेम देता है, भावनाओं में डुबो देता है और फिर अचानक सब कुछ छीन लेता है। ये एक प्रकार का मानसिक झटका होता है जो व्यक्ति को भ्रम, दर्द और अधूरेपन में डुबो देता है। वह व्यक्ति बार बार उसी प्रेम की ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर मैनिपुलेटर उसे केवल उतना ही प्रेम देता है जितना उसे नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी हो। ये तकनीक कई बार झूठे गुरुओं, नार्सिसिस्ट लवर्स और यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। इन सब के बीच सबसे आवश्यक चीज होती है मानसिक सुरक्षा कवच, मेंटल शील्डिंग। इसका अर्थ है अपने भीतर इतनी स्पष्टता और स्थिरता विकसित करना कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भावनाओं, विचारों या निर्णयों पर अनावश्यक प्रभाव न डाल सके। इसके लिए सबसे पहले इमोशनल इंडिपेंडेंस आवश्यक है।
यानी आप अपनी खुशी, सुरक्षा और आत्मसम्मान की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। दूसरा, बाउंड्रीज को स्पष्ट रूप से तय करना जरूरी है कि कौन आपसे किस सीमा तक व्यवहार कर सकता है, क्या कह सकता है और कब आपको न कहना चाहिए। तीसरा, पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी जब आप ये पहचानने लगते हैं कि कोई बार बार आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, बार बार वही मानसिक खेल दोहरा रहा है, तो आपको वहां से दूरी बना लेनी चाहिए। एक जागरूक और मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति डार्क साइकोलॉजी की तकनीकों को केवल पहचान ही नहीं सकता, बल्कि उनके विरुद्ध अचूक प्रतिक्रिया भी दे सकता है। और यही इस ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है, न कि दूसरों को दबाना, बल्कि खुद को उस दबाव से मुक्त करना जो दूसरों ने आपके ऊपर थोपा है। डार्क साइकोलॉजी कोई अभिशाप नहीं है, यह तो एक अग्नि है जो यदि समझ